सरकारी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। आप सभी नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार ध्वजारोहण किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगले वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने है। गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान में किसी कोने में आज़ादी के लिए प्रयास नहीं हुआ हो, प्राण अर्पण नहीं हुआ हो। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए। आज़ाद भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि 130 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें कोरोना पर भी विजय दिलाएगी। आज़ादी का पर्व हमारे लिए आज़ादी के वीरों को याद करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक ये अवसर होता है और ये हमारे लिए नई उमंग, उत्साह और प्रेरणा लेकर आता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। कमलनाथ अब कभी लाल परेड ग्राउंड में झंडा नहीं फहरा पाएंगे, इस तरह का बयान दिया गया है। कांग्रेस की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है। कांग्रेस के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने ये पलटवार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तंज कसा है कांग्रेस पर। कांग्रेस ने ये ट्वीट किया था कि अगले 15 अगस्त पर कमलनाथ लाल परेड ग्राउंड में झंडा फहराएंगे, जिसको लेकर पलटवार किया गया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से और कहा गया कि कांग्रेस की हालत देखकर ऐसा लगता है कि अब कभी 15 अगस्त पर लाल परेड ग्राउंड पर कमलनाथ झंडा नहीं फहरा पाएंगे। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। एक और खबर इस वक्त की हमें मिल रही है। इंदौर से सुषमा चंद्रवंशी को उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। इंदौर से खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोरोना से शहीद हुए थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी की पत्नी है सुषमा चंद्रवंशी, जिन्हें उज्जैन में फाल्गुनी पाल को उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई। इधर इंदौर में इन्हें नियुक्ति दी गई है। तो कोरोना से शहीद हुए यशवंत पाल की बेटी हैं फाल्गुनी पाल। इधर सुषमा चंद्रवंशी को उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी गई है। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में झंडा वंदन किया और सलामी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज़ादी के पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी शासकीय सेवकों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुरक्षा में पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपना कार्य मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ किए जाने के फलस्वरूप उन्हें पुरस्कृत भी किया। सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रशंसा पत्र, सभी निरीक्षकों को 5,750 रुपये, उप निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों को 5,500 और प्रधान आरक्षकों को इसके साथ ही 5,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिलाया। साथ ही कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सभी का सहयोग होना चाहिए और सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सहयोग दें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन संकल्प का दिन है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये हमारा संकल्प है। मैं प्रदेश वासियों से अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सबके सहयोग से बनेगा। हम अपने पूरी क्षमता को, जो भी काम हमारी तरफ है उसको बेहतर करने के लिए पूरी क्षमता झोंक कर
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के काम में जुटे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। क्या संदेश? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पर आज उन्होंने कहा है कि मेक इन वर्ल्ड का जो नारा दिया है, आज उस संकल्पना को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का पूरे सभी कार्यकर्ता मिलकर के मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का आज हम सब लोग संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जब भोपाल आए थे तब भारत माता की मूर्ति शौर्य स्मारक में स्थापित करने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की थी। ये मूर्ति शौर्य बलिदान का प्रतीक बनेगी। भारत माता की प्रतिमा लगने के बाद अब शौर्य स्मारक का शौर्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस मौके पर सीएम शिवराज के साथ ही सांसद साध्वी प्रज्ञा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। अपने देश पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले, भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूत हमारे सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है, जिनने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और यह अत्यंत आवश्यक था कि शौर्य स्मारक में भारत माता की दिव्य एवं भव्य प्रतिमा हो। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन वो संकल्प पूरा हुआ है। शौर्य स्मारक देखने आए महान भावों के मन में यह भाव था। परम पूजनीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी जब शौर्य स्मारक श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए थे, तब उनके मन में भी यह भाव प्रकट हुआ कि हाँ, भारत माता की दिव्य प्रतिमा होना चाहिए। और मेरे मन में भी यही भाव आया और आज माँ की भव्य और दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। भारत माँ हमें शक्ति दे कि वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण में मध्य प्रदेश अपना योगदान दे सके। जो भी शौर्य स्मारक आएगा, वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देगा और भारत माता को प्रणाम कर देशभक्ति के भाव से भरकर जाएगा। एक अद्भुत स्थल बन गया है शौर्य स्मारक और भारत माता की प्रतिमा यहाँ देशभक्ति के भाव का और संचार करें। इधर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल स्थित अपने निवास पर ध्वजारोहण किया और देश के वीर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज आज़ादी का महापर्व है और देश को आज़ादी दिलाने वाले वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। आज उस झंडे को नमन किया है जिसको हाथ में लेकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और उन्होंने देश को आज़ाद कराया। इसी झंडे को हाथ में लेकर मतवाले और मस्ताने जो देश की आज़ादी के लिए चल रहे थे, मेरा बंद रंग दे बसंती चोला गीत गाते थे। ध्वजारोहण हुआ, सलामी शस्त्र हुई, उसके साथ वीरों को नमन भी किया। वो वीर जिनके बलिदान से आज भारत आज़ाद हुआ है और इसलिए आज वीरों को नमन करते हुए
इस स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त की मैं सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज उस झंडे को नमन किया है। और प्रदेश के मंत्रियों के सरकारी आवास पर भी तिरंगा शान से लहराया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने अपने निवास पर ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी, जिसके बाद राष्ट्रगान भी हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी झंडा वंदन किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने पीसीसी दफ्तर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें 15 महीने की सरकार जाने का दर्द भी छलका। कमलनाथ ने कहा कि आज बहुत आवश्यकता है कि हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण इसीलिए किया कि हम सभी स्वच्छ राजनीति करें, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं से कमलनाथ ने अपील करते हुए कहा कि वो आज सच्चाई का साथ देने का संकल्प लें। को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने प्रजातंत्र और संविधान को सुरक्षित रखें। जिस प्रकार से हमारे संविधान के कितने प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था, उन्होंने एक स्वच्छ, साफ, सिद्धांतिक राजनीति में देश का उनका नजरिया था। जो आज के हालात हैं, क्या उनके सपने और उनके सोच के अनुसार हैं? आज गंभीरता से हमें इस पर अध्ययन करना है। ये आज बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंपना चाहते हैं, कैसा देश सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रजातंत्र देश सौंपना चाहते हैं, कैसा संविधान सौंपना चाहते हैं। ये आज प्रश्न हमारे सामने। बुजुर्ग होए, महिलाएं होए, माताएं होए, बहनें होए, आज सब को मैं यही निवेदन करता हूँ, आज 15 अगस्त को ये संकल्प लें कि ये तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ। तो जश्न आज़ादी का पावन पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदौर के कमिश्नर कार्यालय में भी आन बान शान से तिरंगा लहराया। संभाग आयुक्त पवन जैन ने कमिश्नर कार्यालय में ध्वजारोहण किया और सभी देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी इंदौर संभाग के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं कि और मैं उम्मीद करता हूं जल्दी हम इस कोरोना के संक्रमण से बाहर आएंगे। जीवन चलता रहता है और मानव जीवन बहुत ताकतवर होता है। 6 महीने से हम कोरोना से लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। मेरी उम्मीद है और शुभकामनाएं हैं जल्दी हम इससे बाहर आएंगे। मैं स्वतंत्रता दिवस के तो पूरे देश में 74वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है और इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में भी आज़ादी का पावन पर्व मनाया गया। इस मौके पर तिरंगा लहराया गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पुलिस विभाग द्वारा परेड की सलामी दी गई। इस मौके पर कलेक्टर विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इधर इंदौर में आज़ादी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदौर डीआईजी कार्यालय में डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने भी झंडा वंदन किया। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। इस मौके पर डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अगस्त
वह राष्ट्रीय पर्व है जिसके अवसर पर एक आत्म सम्मान, गौरव, एक उल्लास की सभी लोगों को अनुभूति होती है। इस अवसर पर पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। भले ही जो भौतिक रूप से जो आयोजन हो शायद उतना बड़ा वर्तमान परिस्थितियों के कारण संभव नहीं हो पाया है। सभी लोग अपने अपने कार्यालयों में इसे मना रहे हैं, झंडोत्तोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हर व्यक्ति के अंदर जो उल्लास है, जो एक आत्मसम्मान है, इसको लेकर के जो एक आत्मसम्मान की भावना है वो कहीं भी कम नहीं, वो उतना ही है। इस अवसर पर सभी शहरवासियों को पुनः बहुत बहुत हार्दिक। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदौर नगर निगम दफ्तर में भी तिरंगा फहराया गया। संभागायुक्त और नगर निगम प्रशासक पवन शर्मा ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण कार्यक्रम में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस मौके पर नगर निगम की नई वेबसाइट का भी शुभारंभ हुआ। तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदौर जिला जेल में ध्वजारोहण किया। जेल अधीक्षक अजमेर सिंह ने यहाँ झंडा वंदन किया। उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिला जेल में सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए झंडा वंदन किया गया। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी समय समय पर किया गया। शासन के निर्देशानुसार जो है सोशल डिस्टेंशन और मास्क आदि सब कम्प्लीट ध्वजारोहण की कार्यक्रम संपन्न किया गया है। और आज इस चीज़ को सबसे पहले मैं सभी समझ चाहूँगा, सबसे पहले मैं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज यहाँ जेल में सभी बंदी भाइयों को भी हमने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। और अभी इस वर्ष यहाँ से इस जेल से कोई बंदी नहीं छूट रहे हैं। संभवतः सेंट्रल जेल से 26 बंदी छूट रहे हैं स्वतंत्रता दिवस में। और आज विशेष डाइट है, मिष्ठान वितरण है और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह कोई समारोह की वजह से बंदी थे, इस कारण से नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर ये आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये जो चंद लाइनें मैंने अभी पढ़ी हैं, क्या वाकई हमें याद है कि हमें आज़ादी कैसे मिली? अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। आज मैं आपको उन महान लोगों की बातों का स्मरण कराऊंगी जिनके दम पर आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन उनकी कई बातों को आज देश कितना अमल में लाता है, ये भी मैं बताऊंगी। आज हम भारत में जिस परिवेश में रहे हैं उसके पीछे नारे का काफी महत्व है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज्य यानी आज़ादी। उस समय आज़ादी हमने अंग्रेजों से मांगी थी, लेकिन आज़ादी के बाद स्वराज का मतलब ही बदल गया। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के चिखली गांव में हुआ था। तिलक के पिता को शायद नहीं पता होगा कि उनका बेटा एक महान स्वतंत्रता सेनानी बनेगा, जो भारत में राष्ट्रवाद की चेतना को हर भारतीय के अंदर जगाएगा। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। उस दौरान उन्होंने मराठी भाषा में नारा दिया था। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिलवणारच, यानी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। आज हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन क्या हम वर्षों के संघर्ष के बाद मिली इस आजादी का गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं? इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि आजादी के नाम पर आज हम और आप आखिर क्या कर रहे हैं। भारत के संविधान ने देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, यानी लोग अपनी भावनाएं, अपनी बातें, अपने विचार बेरोक टोक लिखकर, बोलकर या अन्य माध्यमों के जरिए प्रकट कर सकते हैं। लेकिन आज इस आजादी का लोग
दुरुपयोग कर रहे हैं। कई नेता इस आजादी का दुरुपयोग करते हुए विवादित बयान देते हैं। सोशल मीडिया पर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए कई लोग महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी देने पर वामपंथी विद्यार्थियों ने इन्हें शहीद और भारतीय न्यायालय को कातिल कहा था। जेएनयू और जादवपुर विश्वविद्यालय में वामपंथियों ने देश विरोधी नारे लगाए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 76 सीआरपीएफ जवानों को मार डाला। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नक्सलियों के समर्थन में वामपंथी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पटाखे फोड़े। हर इंसान अपनी बुद्धि का अपने हिसाब से उपयोग करते हुए इसकी सीमा तय करता है, लेकिन इसकी अधिकता कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है। जैसे कि इस महामारी को ही देखिए, जिससे आज पूरा देश जूझ रहा है। अब आप जरा कोरोना के मामले ही देख लीजिए। क्या हमने इस महामारी जैसे गंभीर समय में आजादी का मखौल नहीं उड़ाया? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, 2 गज की दूरी रखना, मास्क पहनना, हाथों को साबुन से बार बार धोना, ये कुछ जरूरी दिशा निर्देश इस महामारी में जारी किए गए थे, जिन पर हमने गौर नहीं किया और उसका नतीजा देश में ये महामारी हजारों लोगों की जान ले चुकी है। इस महामारी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया था, लेकिन लोगों ने उसका भी उल्लंघन किया और बेपरवाह होकर बिना वजह सड़कों पर घूमने निकल पड़े। बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, पान गुटखा खाकर कहीं भी थूकना, खुले में कचरा फेंकना, शौचालय की सुविधा सरकार ने दी है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसका उपयोग नहीं करते। ऐसे कई उदाहरण हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के दुरुपयोग को बताते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तर्कहीन बातें करना हमारा संवैधानिक अधिकार बन गया है। हम अपने अधिकारों के प्रति जितने जागरूक हैं, देश के लिए अपने फर्ज और दायित्वों के प्रति उतने ही अनजान हैं, और हमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम आजाद जो हैं। तिलक भी समाज सुधार चाहते थे, लेकिन सलीके से। लेकिन आज हम समाज सुधार की किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें ही सोचना होगा। भारत को आज़ाद कराने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देश आज़ाद हुए आज 70 साल हो गए। हम लोगों ने, या कहें भारतवासियों ने, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है को अपने अपने हित में दुरुपयोग या सदुपयोग करना शुरू कर दिया है। आज आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में स्वच्छता अभियान चलाए हुए 6 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। फिर 15 अगस्त आ गया, फिर देश को गंदगी हटाओ अभियान सरकार छेड़ने जा रही है, और हम लोग जो है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के तहत कहीं पर भी थूकना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, गंदगी फैलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। हम कभी भी जो देश को समग्र तौर पर देश को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम नहीं सोच रहे कि हमारा शहर वेनिस बन जाए। हम नहीं सोच रहे कि हमारा देश स्विट्जरलैंड हो या न्यूयॉर्क की तरह चमके या अमेरिका की तरह चमके। लोग जहाँ पर हैं वहाँ काम गलत कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नैतिक दायित्व है लोगों का कि देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं। आइए, ये 15 अगस्त है, इस बारे में संकल्प लें सभी लोग मिलकर कि जो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसको सार्थक करें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो नारा दिया था उसे हम सार्थक करें और देश के लिए काम करें, स्वराज्य के लिए काम करें। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, आराम हराम है। लेकिन आज की परिस्थितियों में, आज के परिदृश्य में उस समय दिया गया वो नारा कितना सार्थक है? उस दौर में दिए गए पंडित नेहरू के इस नारे को आज भी देश अपने जहन में रखे हुए है या नहीं? जब पूरे देश में आजादी की मांग तेजी से गूंज रही थी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। उनका मानना था कि काम करने और मेहनत करने से जो फल मिलता है वही सबसे अच्छा होता है, वही मीठा होता है। उन्होंने ये नारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था। वो ये संदेश देना चाहते थे कि देश की आजादी के लिए उन्हें बिना कष्ट के कुछ हासिल नहीं होगा, और ऐसे समय में
जब देश को उसके वीरों की जरूरत है तो आराम करना सही नहीं है। वो जितना साहस दिखाएंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी देश को आजादी मिलेगी। दरअसल इस नारे के जरिए पंडित नेहरू का उद्देश्य लोगों को कर्मठ बनाने का था। वो जानते थे कि देश का विकास तभी संभव है जब भारत का हर नागरिक आराम को हराम समझकर कठिन परिश्रम करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि यदि किसी को आराम करने की आदत लग जाए तो ये उसके लिए अभिशाप बन जाता है। और शायद हमारा सरकारी सिस्टम कुछ इसी तरह का हो गया है। अब आप जरा इन सरकारी छुट्टियों पर नजर डालिए कि एक साल में कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कितनी छुट्टियां तोहफे में मिलती हैं। अगर साल 2020 की ही बात करें तो अनिवार्य राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में कुल 14 छुट्टियां हैं। 30 सरकारी छुट्टी, 61 ऐच्छिक अवकाश, 104 रविवार और शनिवार ऑफ, यानी इतने दिन कर्मचारी अपने घरों में आराम करेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों की मन मुताबिक छुट्टियां, यानी अपने निजी कामों के लिए कर्मचारी जो अवकाश लेते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या उन कर्मचारियों की भी है जो समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते। वैसे तो 8 घंटे की सरकारी शिफ्ट होती है, लेकिन कर्मचारी उस समय को भी पूरा नहीं करते। अमेरिका में हुई रिसर्च के अनुसार भारत के एम्प्लॉय सबसे ज्यादा कामकाजी हैं। 69% फुल टाइम कर्मचारियों के साथ भारत कामकाजी देश के रूप में अग्रणी है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय नागरिक अतिरिक्त श्रम करने में शर्माता नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि एक तबका ऐसा है जो सरकार की तरफ से दी गई सुविधा का अनुचित लाभ उठाता है। और यदि हमें हमारे लोगों के बीच व्याप्त आलस्य को दूर करना है तो उनमें मेहनत का भाव पैदा करना होगा। मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी कतई कामचोर नहीं है। कर्मचारी के ऊपर 4 कर्मचारियों का बोझ अकेला कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने कई सालों से नई भर्तियां नहीं की, जिससे एक व्यक्ति पे 4 कर्मचारियों का बोझ पड़ा हुआ है। बोझ होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो ये मध्य प्रदेश शासन की जिम्मेदारी है कि उसका स्वास्थ्य ठीक कराए। और कहीं से भी मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी हैं वो कामचोर नहीं है। आराम हराम है, ये नारा हमारे देशवासी सदियों से सुनते आ रहे हैं। इस नारे को एक नया रूप दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद देश को औद्योगिक क्रांति की तरफ ले जाना था, देश को विकास की पटरी पर ले जाना था। तो उन्होंने देशवासियों से ये कहा कि आराम छोड़ें और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। कोरोना के इस संकट के दौर में ये नारा एक बार फिर से हमारे लिए सार्थक करने का समय आ गया है कि जब सब तरीके से सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, उस वक्त में जो जहाँ है, मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकल से वोकल का जो कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट पर हम चलें और जो जहाँ है वहाँ पर कोई ना कोई काम करे, कोई ना कोई उद्यम स्थापित करे और देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करे। सुस्ती का जो दौर है उसको छोड़ा जाए। सरकारी अधिकारी यदि हैं तो अपने ड्यूटी टाइम पे पूरा काम करें जितनी उनकी ड्यूटी है। आम जनता है यदि उसकी कोई दायित्व है और नागरिक दायित्वों का पूरी तरह पालन करें। इस तरीके से यदि हम चलते हैं इस नारे को सार्थक करते हुए तो बहुत जल्दी देश विकास की पटरी पर आगे बढ़ जाएगा और नंबर 1 देश बन सकता है। जिस देश जब उन्नति करेगा तो आखिरकार इसका फायदा हम आम लोगों को ही मिलेगा। आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद देश के जवानों और किसानों दोनों ने ही खून पसीने से इस धरती को सींचा है। जय जवान जय किसान का नारा धरने प्रदर्शन रैलियों में तो खूब गूंजता है, लेकिन इस नारे की हकीकत क्या है? गली मोहल्लों में गूंजने वाला ये नारा क्या वहीं तक सीमित है? क्या इस नारे के बाद देश में जवानों और किसानों की स्थिति में कोई सुधार हुआ है? 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे, पंडित नेहरू के निधन के बाद 1964 में वह देश के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनके इस नारे के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध से देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तब देश में खाने का भी संकट था। उस समय देश में भयंकर सूखा पड़ा और खाने की चीजों को निर्यात किया जाने लगा।
इसी दौरान 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के 90 टैंक ध्वस्त कर दिए गए। इससे घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। उस समय हम अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बाध्य थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। शास्त्री जी ने कहा कि बंद कर दीजिए गेहूं देना, और इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से भी साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने देश की जनता को संबोधित किया और उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की। साथ ही कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी का विचार था कि देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सुख समृद्धि केवल सैनिकों और शस्त्रों पर ही आधारित नहीं, बल्कि कृषक और श्रमिकों पर भी आधारित है। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। लेकिन इस नारे की हकीकत आज क्या है वो हम आपको बताते हैं। जहाँ किसानों की हालत तो पहले ही देश में बहुत अच्छी नहीं थी, अब कोरोना भी किसानों के लिए आफत बन गया है। संकट की इस घड़ी में कोई भी व्यक्ति फ्रिज, टीवी, मोबाइल और गाड़ी लेने के लिए नहीं दौड़ा तो सिर्फ अन्न लेने के लिए, वही अन्न जो किसान उगाता है। मार्च में ही जब फसल तैयार होने के कगार पर थी, तब 15 प्रदेशों में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई, जबकि 6 प्रदेश अधिक बारिश वाली श्रेणी में थे। इसमें से ज्यादातर वो है जहां सबसे ज्यादा गेहूं, सरसों और दलहन की पैदावार होती है। बारिश भी 10-20 नहीं बल्कि 400% से ज्यादा हुई। उधर 8 राज्यों में किसान सूखे से परेशान हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 1 मार्च से 1 अप्रैल तक झारखंड में सामान्य से 463% अधिक बारिश दर्ज की गई। बिहार में 451, उत्तर प्रदेश में 422, हरियाणा में 482, पंजाब में 256, राजस्थान में 384, मध्य प्रदेश में 262, महाराष्ट्र में 156 और छत्तीसगढ़ में 361% तक अधिक बरसात हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसानों का कितना नुकसान और क्या हाल हुआ होगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से लेकर 2016-17 के बीच यानी 16 साल में भारत के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम न मिलने के कारण करीब 35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज भारत के हर किसान परिवार पर औसतन 47,000 रुपए का कर्ज लदा हुआ है। पिछले 1 साल में ही प्राकृतिक आपदाओं से 114.295 लाख हेक्टेयर फसली क्षेत्र तबाह हो गए। करीब 80% किसान बैंक लोन ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं और इस वक्त देश में करीब 60% किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। किसानों की आत्महत्या के मामले में सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की रही है। राज्य में साल 2015 में 4,291 किसानों ने आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के बाद किसानों की आत्महत्या के सर्वाधिक मामले कर्नाटक में जहां 1,569, तेलंगाना में 1,400, मध्य प्रदेश में 1,290, छत्तीसगढ़ में 954, आंध्र प्रदेश में 916 और तमिलनाडु में 606 आत्महत्या के आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से एनसीआरबी की रिपोर्ट में किसान आत्महत्या का जिक्र ही नहीं है। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। वहीं जवानों की स्थिति पर बात करें तो जवानों की लगातार बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाएं चिंता पैदा करने वाली है। साल 2011 से लेकर 2018 के बीच सशस्त्र बलों, सेना, वायुसेना और नौसेना के 892 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली है। संसद में पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों से यह आंकड़ा सामने आया है। आत्महत्या करने वालों में सेना के जवान ज्यादा है और इतना ही नहीं, इनकी आत्महत्या का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। इन 8 वर्षों में आर्मी के 707, एयरफोर्स के 148 और नेवी के 37 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली है। अगर साल 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो तीनों सेनाओं के कुल 95 सैनिकों ने आत्महत्या की। इसमें सेना के 73, नौसेना के 2 और वायुसेना के 16 सैनिक शामिल हैं। ये जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने 4 मार्च को लोकसभा में दी है।
15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ादी मात्र जो है नाम मात्र के लिए गई, किसानों के लिए। किसान गुलाम होता जा रहा है, ये मान के चलिए। एक समय था जब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उस समय लग रहा था कि कोई किसान नेता, कोई किसानों को आगे बढ़ाने वाला एक नेता आया जो किसानों को आगे बढ़ाएगा, जवानों को आगे बढ़ाएगा। किसान और जवान दोनों किसानों से ही निकलते हैं। जवान जो जाता है ग्रामीण क्षेत्र से जाता है, कोई उद्योगपति, व्यापारी या अधिकारियों का बच्चा आज तक जवान नहीं बना, ना किसी मिलिट्री में गया। जो भी किसानों के बच्चे हैं आज जवान हैं, वो मिलिट्री में हैं, वो सब किसानों के बच्चे हैं। जय जवान जय किसान का नारा जो शास्त्री जी ने दिया वो साक्षर हुआ, लेकिन कहीं न कहीं जो आने वाली जो पार्टियां हैं, दोनों ने किसानों को अपनी ओर से कोई भी प्रोत्साहित नहीं किया कि आगे वे बढ़ सके किसान। जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान कुछ दिन देते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं। वो अगर कोई बूढ़े माँ बाप 20 साल जिंदा रह गए उनके बेटे के शहीद होने के बाद, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनका ख्याल करने वाला भी कोई होना चाहिए ना। जैसे कोरोना चल रहा है, हम लोग 2 ही आदमी घर में हैं, बेटा होता तो हम लोगों को ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। जय जवान जय किसान का उस दौर में दिया गया नारा अब केवल राजनीतिक मंचों तक सिमट कर रह गया है। अब वर्तमान परिदृश्य में तो जवान और किसान राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए हैं। जवानों के साहस और उनके शौर्य पर भी उंगली उठाने में हमारे नेताओं को लाज नहीं आती है। खैर, देश के 2 मजबूत स्तंभों के आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े ये दर्शाते हैं कि देश में किसानों और जवानों की बात करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन इन वादों को अमली जामा पहनाने में अभी काफी समय है। आजादी के समय आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो एक ही नाम जुबान पर आएगा और वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जी हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा उस दौर में काफ़ी प्रचलित हुआ था, क्योंकि जवानों और सेनानियों के खून की एक एक बूंद से ही हमें आज़ादी का ये दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन देश के लिए खून का कतरा बहा देने वाले भारत में आज खून की कमी से ना जाने कितने लोगों की मौत हो रही है। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया था। इस नारे को देते हुए नेताजी ने कहा था कि खून भी 1-2 बूंद नहीं, बल्कि इतना कि खून का एक महासागर तैयार हो जाए और उसमें मैं ब्रिटिश साम्राज्य को डुबो दूं। सुभाष चंद्र बोस के विचार बहुत क्रांतिकारी थे और उनकी बातें आज भी किसी के भी तन मन में जोश भरने के लिए काफी हैं। लेकिन आज इस नारे की सच्चाई बदल गई है। उस समय देश की आजादी के लिए खून की मांग की गई थी, लेकिन आज उसी देश में खून की कमी से न जाने कितने मासूम मौत के मुंह में समा जाते हैं। चलिए आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं। अप्रैल से नवंबर 2019 तक 34,655 में 23,919 गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई गई। 1193 में खून की गंभीर कमी मिली। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक जिले में 30 मात्र मृत्यु हुई। इसमें 12 डिलीवरी के बाद अधिक रक्तस्राव से हुई मौतें शामिल हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रसव के बाद रक्तस्राव से लगभग 30% और 20% मात्र मृत्यु का संबंध गर्भावस्था में खून की कमी है। नेशनल हेल्थ सर्विस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल में लगातार रक्तदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पुरुष रक्तदाताओं में 24.8 और महिला रक्तदाताओं में 6% की कमी आई है। देश में हर साल लगभग 1.20 करोड़ यूनिट खून की जरूरत होती है, लेकिन रक्तदाताओं ने केवल 90 लाख यूनिट ही रक्त एकत्रित हो पाता है, जिससे हर साल 30 लाख यूनिट रक्त की कमी रह जाती है।
वहीं सड़क दुर्घटना में पानी की तरह बहने वाले खून के चलते न जाने कितने लोग काल के गाल में समा जाते हैं। भारत के आज तक के युद्धों में जितने सैनिक शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा लोग सड़कों पर दुर्घटना में एक साल में मारे जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। पिछले एक दशक में भारत में लगभग 14 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। वर्ष 2017 में हुई 4,64,910 की तुलना में 2018 में 4,67,044 सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली। इसी अवधि के दौरान मृत्यु दर में भी लगभग 2.37% की वृद्धि हुई है। 2018 में 1,51,471 लोग मारे गए, जबकि 2017 में 1,47,913 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे। सेव लाइफ फाउंडेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में पिछले 10 सालों में 13,81,314 लोगों की मौत हुई। वहीं 50,30,707 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश में हर 3.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी रिपोर्ट 2018 के अनुसार सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में 4% शराब पीकर वाहन चलाने वालों की होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट पर अगर नजर डाली जाए तो राज्यों के संदर्भ में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई। इस मामले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विश्लेषण के अनुसार कुल दुर्घटनाओं में 30.2% दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर दर्ज की गई हैं। बिना वैध लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले 13% दुर्घटनाओं का कारण बने हैं। तेज रफ्तार वाहन चलाने की वजह से 2018 में 64.4% मौत हुई। आंकड़ों में इस साल और भी बढ़ोतरी हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ादी के लिए नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसका मतलब था देश के प्रति समर्पण। आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों का पूरा समर्पण। हालांकि उन्होंने भारत से बाहर जाके इस लड़ाई को लड़ा था, भारत में वो इस लड़ाई को लड़ नहीं पाए जब तक कांग्रेस में रहे तब तक। लेकिन यहाँ से जाने के बाद उन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई और उसके बाद उन्होंने नारा दिया था। लेकिन अब आज़ादी को 75 साल का समय हो चुका है, परिप्रेक्ष्य बदल चुका है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हर आदमी के देश में, हर व्यक्ति की खून की एक एक बूंद की कीमत देश के विकास के लिए है। हम देखते हैं कि लोगों का सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाता है। जितना देश में रक्तदान नहीं होता है, उससे ज़्यादा खून सड़कों पर एक्सीडेंट में बह जाता है या अन्य आपराधिक वारदातों में बह जाता है। तो वास्तव में इस नारे को समझने की ज़रूरत है कि हम अपने खून का देश के लिए उपयोग कैसे करें। इसका बड़ा गहरा निहितार्थ है और उसे पूरे देश को समझना होगा। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आजादी में जिन नारों ने जवानों में जोश भरा, लोगों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी, उन नारों की वास्तविक स्थिति वर्तमान संदर्भों में क्या हो गई है। ये तो कुछ गिनती थी जो हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए दिखाई। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके दिए नारों की एक लंबी फहरिस्त है जिसे हम भूल चुके हैं। नारे तो छोड़िए, हमें तो शायद उन सेनानियों के नाम भी याद नहीं होंगे जिन्होंने हमें आज का दिन दिया है। ये बात सही है कि ये नारे आज की वास्तविकता से कोसों दूर हो गए हैं, लेकिन इस सच्चाई को भी हम नहीं नकार सकते कि इन्हीं के बूते आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के बाद एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या हम हमारी इस आज़ादी का मूल समझ पाए हैं। जय हिंद। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से श्रीमती लीलाबाई कश्यप, सरपंच
नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और चलिए इस वक्त खबर आपको बता देते हैं जो भोपाल से हमारे पास आ रही है। राजधानी में देर रात युवक की हत्या हुई है। गुस्साए परिजनों ने हमीदिया अस्पताल के सामने चक्का जाम कर दिया। शाहजहानाबाद क्षेत्र में अजय नाम के युवक की हत्या की गई देर रात। परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। मृतक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परिजन मृतक अजय का शव मांग रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और चलिए संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जानकारियों के साथ। रिजवान, देर रात युवक की हत्या हो जाती है। शाहजहानाबाद क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। अब परिजन हंगामा कर रहे हैं, मामला क्या है? शाहपुर से बताना चाहूंगा, राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक अजय नाम के युवक की भूरा नाम के युवक ने हत्या कर दी धारदार हथियार से देर रात। इसी को लेकर जब उसके बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए आई, इस कोरोना की जांच की गई तो कोरोना रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल के बाहर हमीदी अस्पताल के बाहर हंगामा किया और बॉडी लेने की बात कही, लेकिन पुलिस बल लगा दिया गया और उनसे साफ कहा गया कि जो अजय नाम का जो मृतक है उसकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कोरोना, जिसके चलते बॉडी को सीधे शमशान घाट पहुंचाया जाएगा और परिवार वालों को नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर परिवार वालों में काफी आक्रोश है और काफी हंगामा वो हमीदी अस्पताल के बाहर कर रहे हैं, जिसके लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जी मैम। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए रिजवान। तो भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर कोरोना रिपोर्ट जो है मृतक की पॉजिटिव आई है। उसके बाद चूंकि एहतियातन तौर पर ऐसे बॉडी नहीं दी जा सकती, जिसकी वजह से शव जो है वो परिजनों को नहीं दिया जा रहा है और शव मांग रहे हैं परिजन, जिसकी वजह से गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार ध्वजारोहण किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, अगले वर्ष हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने है। गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान में किसी कोने में आजादी के लिए प्रयास नहीं हुआ हो, प्राण अर्पण नहीं हुआ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें कोरोना पर भी विजय दिलाएगी। आजादी का पर्व हमारे लिए आजादी के वीरों को याद करने, नए संकल्पों को ऊर्जा का एक अवसर बनाने जैसा है। ये हमारे लिए नई उमंग, उत्साह और प्रेरणा लेकर आता है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में झंडा वंदन किया, सलामी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आजादी के पर्व की सभी को शुभकामनाएं भी थीं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर सभी शासकीय सेवकों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुरक्षा में पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपना कार्य मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ किए जाने के फलस्वरूप उन्हें पुरस्कृत भी किया। सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रशंसा पत्र, सभी निरीक्षकों को 5,750 रुपए, उप निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों को 5,500 रुपए और साथ ही प्रधान आरक्षकों को 5,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिलाया। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सभी का सहयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा, सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में अपना सहयोग दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, आज का दिन संकल्प का दिन है। देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी लोग अपना अपना सहयोग दें।
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन संकल्प का दिन है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये हमारा संकल्प है। मैं प्रदेश वासियों से अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सबके सहयोग से बनेगा। हम अपने पूरी क्षमता को, जो भी काम हमारी तरफ है उसको बेहतर करने के लिए पूरी क्षमता झोंक कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के काम में जुटे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। क्या संदेश? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पर आज उन्होंने कहा है कि मेक इन वर्ल्ड का जो नारा दिया है, आज उस संकल्पना को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का पूरे सभी कार्यकर्ता मिलकर के मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का आज हम सब लोग संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शौर्य स्मारक पे भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जब भोपाल आए थे तब भारत माता की मूर्ति शौर्य स्मारक में स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी। ये मूर्ति शौर्य बलिदान का प्रतीक बनेगी। भारत माता की प्रतिमा लगने के बाद अब शौर्य स्मारक का शौर्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सांसद साध्वी प्रज्ञा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी उपस्थित रहे। अपने देश पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले, भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूत हमारे सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है, जिनने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और यह अत्यंत आवश्यक था कि शौर्य स्मारक में भारत माता की दिव्य एवं भव्य प्रतिमा हो। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन वो संकल्प पूरा हुआ है। शौर्य स्मारक देखने आए महान भावों के मन में यह भाव था। परम पूजनीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी जब शौर्य स्मारक श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए थे, तब उनके मन में भी यह भाव प्रकट हुआ कि हाँ, भारत माता की दिव्य प्रतिमा होना चाहिए। और मेरे मन में भी यही भाव आया और आज माँ की भव्य और दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। भारत माँ हमें शक्ति दे कि वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण में मध्य प्रदेश अपना योगदान दे सके। जो भी शौर्य स्मारक आएगा, वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देगा और भारत माता को प्रणाम कर देशभक्ति के भाव से भरकर जाएगा। एक अद्भुत स्थल बन गया है शौर्य स्मारक और भारत माता की प्रतिमा यहाँ देशभक्ति के भाव का और संचार करे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी झंडा वंदन किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने पीसीसी दफ्तर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, जिसमें 15 महीने की सरकार जाने का दर्द भी छलका। कमलनाथ ने कहा कि आज बहुत आवश्यकता है कि हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करें। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण इसलिए किया कि हम सभी एक स्वच्छ राजनीति करें। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि स्थिति पर गंभीरता से ध्यान करने की जरूरत है। युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं से कमलनाथ ने अपील करते हुए कहा, वो आज सच्चाई का साथ देने का संकल्प लें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है
कि हम अपने प्रजातंत्र और संविधान को सुरक्षित रखें। जिस प्रकार से हमारे संविधान के कितने प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था, उन्होंने एक स्वच्छ, साफ, सिद्धांतिक राजनीति में देश का उनका नजरिया था। जो आज के हालात हैं, क्या उनके सपने और उनके सोच के अनुसार है? आज गंभीरता से हमें इस पर अध्ययन करना है। ये आज बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंपना चाहते हैं, कैसा देश सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रजातंत्र देश सौंपना चाहते हैं, कैसा संविधान सौंपना चाहते हैं। ये आज प्रश्न हमारे सामने है। बुजुर्ग होए, महिलाएं होए, माताएं होए, बहनें होए, आज सब को मैं यही निवेदन करता हूँ, आज 15 अगस्त को ये संकल्प लें कि ये तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ दें। ठीक। राजधानी भोपाल के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी समारोह में शामिल हुए। दिग्विजय सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा, अब पशु मंडियों की तरह विधायकों की बोली लगाई जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। दिग्विजय सिंह ने प्रदेशवासियों से विधायकों की खरीद फरोख्त करने वालों को करारा जवाब देने की अपील भी की। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हैं जिन्होंने शहादत दी, जेल में यातनाएं सही और परिवार को सर्वत्र रूप से न्यौछावर कर दिया आज़ादी की लड़ाई में। तब किसी को मालूम नहीं था कभी सत्ता में आएंगे, किसी को नहीं मालूम था कि भारत आज़ाद होगा, लेकिन उन्होंने बिना उसकी परवाह किए देश को आज़ादी दिलाने में जी जान लगा दिया। आज हमें इस बात का दुख है कि 74 साल की आज़ादी में आज जिस उद्देश्य के साथ प्रजातंत्र, लोकतंत्र हमें मिला संविधान में, भारतीय संविधान में, उसे नष्ट किया जा रहा है। विधायकों को इस तरह खरीद रहे हैं जैसे कि कोई वस्तु हो, जैसे कि मंडियों में, पशु मंडियों में जानवर खरीदे जाते हैं बोली लगा के, उस तरह से विधायकों को खरीदा जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसलिए मैं आह्वान करता हूँ सभी देशवासियों को कि वे लोकतंत्र की और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए जो लोगों ने जनमत को धन बल से खरीदने का प्रयास किया है उनको दंड दें और लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा करें। 15 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन है और देश भर में 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह का माहौल है। कोरोना संकट के बावजूद हमारे हौसले कायम हैं। हमें ना रुकना है ना थमना है, बस आगे बढ़ना है। जश्न आज़ादी के अवसर पर राजधानी भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित आशिमा मॉल में भी आज़ादी के पर्व की धूम रही। आशिमा मॉल परिसर में शान से ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान हुआ। वहीं 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदौर के आरटीओ कार्यालय में भी झंडा वंदन किया गया। आरटीओ हृदय यादव ने कार्यालय में ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक झंडा वंदन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया है। हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस अवसर है और क्योंकि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे जिनका प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका स्वतंत्रता में सहयोग रहा है, बलिदान रहा है, उन सभी को हम सादर नमन करते हैं और इस स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को चरितार्थ करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं और प्रयास है सभी का कि स्वतंत्रता को इसी तरह से सार्थक रूप में बनाए रखें।
नगर निगम की प्रोटोकॉल अधिकारी अशोक राठौर को स्वाधीनता दिवस पर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट की डायरेक्टर आर्यमा सान्याल ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नगर निगम और एयरपोर्ट अलग अलग संस्थाएं हैं। हमें लगता है दोनों संस्थाएं एक ही हैं और इसका मुख्य कारण है नगर निगम के प्रोटोकॉल अधिकारी अशोक राठौर। इनके बेहतर समन्वय से हमें नगर निगम की सभी सेवाएं समय पर मिली। आभार करते हैं। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। सब आज़ादी के मौके पर शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर के बीएसएफ कैंपस में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने वृहद वृक्षारोपण किया। CSWBT कैंपस बीएसएफ में इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित बीएसएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर बीएसएफ के डीआईजी AK तांबे ने बताया कि वृहद वृक्षारोपण की शुरुआत 5 जून पर्यावरण दिवस से की गई थी। वन विभाग के साथ मिलकर बीएसएफ करीब 56,000 पौधे लगाएगा। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों का लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आज़ादी के इस पर्व पर आज बीएसएफ में झंडे वंदन के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूर्व में भी हमने यहाँ वृक्षारोपण किया था। जब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब भी वृक्षारोपण किया। पिछले माह भी जो हमारा दूसरा परिसर है वहाँ भी वृक्षारोपण किया। पर्यावरण का संदेश हम देना चाहते हैं कि इंदौर जिस प्रकार से हरा भरा है पर्यावरण के सुधार में, और मुझे इस बात की खुशी है कि बीएसएफ के सभी अधिकारियों ने, जवानों ने वृक्षारोपण किया। वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं, कोरोना के कारण सामूहिक बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन प्रतीक स्वरूप हम सबके मन में उत्साह देश की आज़ादी के पर्व पर, और आज झंडा वंदन भी देश के शहर के सभी शहरवासियों को इस आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं। आज बीएसएफ में 3 कार्यक्रम हुए हैं। वर्तमान जो हमारे डीजी हैं श्री SS देशवाल, उन्होंने फिट इंडिया करके और फोर्स को भी फिट करने के लिए एक सामूहिक मार्च का आयोजन किया था। तो हर एक बीएसएफ केंद्र पे 10 किलोमीटर का आज मॉर्निंग में मार्च हुआ है। तो 10 किलोमीटर वॉक करने के बाद अभी हमने आज यहाँ वृक्षारोपण किया। यहाँ लालवानी जी के मार्गनिर्देशन में यहाँ पे फलों का एक बाग लगाया जा रहा है, और जो स्वतंत्रता दिवस के बाकी कार्यक्रम हैं, जवानों के साथ बड़ा खाना इत्यादि, वो भी आज होने वाला है, वो शाम को होगा। तो मैं आप सभी को और देशवासियों को अपनी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। पैकेज प्रदान किया। यही नहीं, प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन भी किया। अन्नदाताओं को सर्वोपरि मानते हुए मंडी अधिनियम। नमस्कार। अनादि टीवी की इस दैनिक खास पेशकश में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय देश की सीमा से बाहर का है, लेकिन है पूरी तरह हमारे देश से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ, उन अनेक ग्रंथों से जुड़ा हुआ जिनकी प्रामाणिकता पर किसी ने कभी कोई संदेह नहीं किया। लेकिन आज कुछ राजनीतिक कारण नज़र आते हैं जिनके चलते उनके ऊपर संदेह के बादल लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसका इमाम हिंद। यकीनन ये बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शान में कही गई थी। उनके प्रति लोगों की स्वीकार्यता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अल्लामा इकबाल ये चीज़ लिखते हुए। अब इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हमारा पड़ोसी और किसी समय का हमारा बहुत ख़ास दोस्त रहा नेपाल अब हिंदू राष्ट्र तो रहा नहीं।
उस पर वहाँ की मौजूदा हुकूमत चीन के बहुत करीब है। यहाँ चीन वही देश जिसके साथ गलवान घाटी को लेकर इस वक्त भारत का बहुत भीषण विवाद चल रहा है। इसी चीन के बहुत नज़दीक है नेपाल की आज की हुकूमत, बल्कि विचारधारा से लेकर काम करने के तरीके में भी नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन की तरफ झुकने को ही तवज्जो देते हैं, प्रधानता देते हैं। कई वजह हैं जिनसे ओली की कुर्सी इन दिनों डगमगा रही है। शर्मा को ये डर सता रहा है कि किसी भी समय उनकी सत्ता का सूरज डूब सकता है। बचाव के लिए शर्मा इधर से उधर हाथ पैर मार रहे हैं। खबर तो ऐसी भी है कि वो नेपाल में इमरजेंसी लगाकर विरोधियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश में हैं। इसीलिए उन्होंने बीच में आला स्तर पर कई वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया, लेकिन शायद उनकी दाल गल नहीं सकी है, क्योंकि नेपाल में विरोधी दल पूरी ताकत से ओली को पद से हटाने के लिए मुहिम चलाए हुए हैं। इस सब के बीच ओली ने भगवान राम को नेपाल का बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनका ये भी कहना है कि अयोध्या जो राम की नगरी है और जो भारतवर्ष के फैज़ाबाद ज़िले में है, वो अयोध्या भी नेपाल में ही थी। हम बता दें कि फैज़ाबाद ज़िले का नाम भी अब अयोध्या किया जा चुका है, जहाँ पर स्थित भगवान राम का मंदिर जो निर्माणाधीन है, जहाँ पर स्थित भगवान राम की तमाम निशानियाँ आज भी करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का प्रतीक हैं। अब इसी अयोध्या को ओली ने नेपाल का बता दिया है, नेपाल में उसका होना बता दिया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में जो अयोध्या है वो नकली है। जाहिर है कि इस बयान से राम को मानने वालों के बीच दुख और गुस्से का माहौल है। ओली भी शायद यही रिएक्शन चाहते थे, क्योंकि चीन की गुड बुक में बने रहने के लिए उनका ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। और चीन के लिए तो सारी दुनिया ही जानती है कि वहाँ की साम्यवादी सरकार धर्म की अवधारणा से नफरत करने की हद तक असहमति रखती है। लेकिन ओली ने राम से जुड़ा ऐसा विचित्र प्रसंग क्यों छेड़ा है? इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? इसी बात की पड़ताल हम आज करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका लागि दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद से दिया। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोलीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ र दशरथबाट सन्तान नभएपछि उत्कृष्ट यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित अयोध्या यहाँ छँदैछ अहिले पनि। र घर माइती यति छिटो छिटो अयोध्याले यहाँबाट हुन सक्दैन कि यहाँ वीरगञ्जको छेउमा हुनु हुनाले त्यहाँबाट जनकपुर सजिलो छ, त्यहाँबाट वाल्मीकि आश्रम सजिलो छ। पछि सीतालाई रामले अयोध्याबाट ल्याएर वाल्मीकि आश्रममा त्यत्रो दिन लगाएर छोडेको होइन, जङ्गलमा यसो पत्थर लगेर जङ्गलमा छोडिदिनु यसलाई भनेका ठाउँमा। भानु भक्त आचार्य नेपाल में आदि कवि के रूप में सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। सन 1814 से 1868 तक के जीवन काल में उनकी तमाम उपलब्धियों में से एक बहुत खास रही, वह यह है कि भानुभक्त ने रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया। उनसे पहले तक कोई भी किसी भी और भाषा में रामायण का अनुवाद तैयार नहीं कर सका था।
लेकिन भानु ने कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके ही जन्मदिन पर रामायण के पात्र और स्थान को लेकर राजनीति शुरू कर दी जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भानु भक्त के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भगवान राम नेपाल में पैदा हुए थे। अयोध्या भी भारत की बजाय उनके ही देश में थी। भारत में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। यूं तो हमारे देश में भी इस तरह की विवादित बातें पहले कही जा चुकी हैं। सीनियर वकील और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम के अस्तित्व का कोई सबूत मौजूद नहीं है। यानी सिब्बल ने मर्यादा पुरुषोत्तम के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा दिए थे। तमिलनाडु से जुड़े एक अदालती मामले में कांग्रेस की उस समय वाली केंद्र सरकार ने भी राम सेतु के काल्पनिक यानी इमेजिनरी होने की बात कही थी। अब ओली भी अजीब सी बात लेकर प्रकट हो गए हैं। उनके कथन पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूँ। सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ऊट पटांग बयान ओली की यूएसपी बन गए लगते हैं। बीते साल उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि नेपाल ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर लिया है, जबकि हकीकत यह थी कि उस देश की कंपनी एक ठेठ सामान्य क्षमता वाले कंप्यूटर का दूसरे देशों से मंगाए गए पार्ट्स के जरिए निर्माण कर रही थी। कंपनी ने इसे सुपर कंप्यूटर का नाम दिया था, जिस पर ओली ने बगैर सोचे समझे ही अपने देश का दावा कर दिया था। बीते मई में उन्होंने एक और बेतुकी बात कही। बोले कि कोरोना का भारत वाला वायरस चीन और इटली के वायरस के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो नेशनल असेंबली में तो यह तक कह दिया था कि यदि कोई कोरोना संक्रमित गर्म पानी पीकर छींक दे तो इसका वायरस उसके शरीर से बाहर चला जाएगा। जाहिर है कि ओली अपनी बोली के मामले में किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की बजाय मस्खरे अधिक दिखाई देते हैं। राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में पैदा हुए हैं। दरअसल धार्मिक आस्था को लेकर ऐसी बात कहते हुए ओली ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है। चीन को खुश करना उनकी पहली कोशिश है। चीन धर्म के इतना खिलाफ है कि उसने अपने यहाँ रह रहे उइगर मुसलमानों के धार्मिक नाम रखने तक पर रोक लगा रखी है। ऐसे में गलवान को लेकर चल रहे विवाद से खफा चीन को ओली ने साधने का प्रयास किया है, लेकिन उनका इससे भी बड़ा एक हिडन एजेंडा है। ओली की चीन की गुलामी करने जैसी नीतियों से नेपाल की ज्यादातर जनता नाराज बताई जाती है। ओली को शायद यह उम्मीद है कि राम को लेकर उनके विवादित बयान से भारत में उनके देश के खिलाफ गुस्से का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन होगा, जिसकी प्रतिक्रिया में नेपाल की जनता उनके साथ आ खड़ी हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। ओली के कहे का उनकी सरकार के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है और यह दाव नेपाली प्रधानमंत्री पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांव पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। जब कोई ड्रैगन की दोस्ती में दीवाना हो जाए तो फिर उसका भी मुंह से आग उगलना तय बात है। भारत के पड़ोसी देश के पीएम ने जो मुंह में आया वह कह तो दिया, लेकिन वह शायद यह भूल गए कि इसका 2 देशों के बहुत पुराने संबंधों पर कितना बुरा असर हो सकता है। नेपाली प्रधानमंत्री के इस बयान में दूर दूर तक कोई सबूत तो दूर किसी तथ्य की परछाई तक नजर नहीं आती है।
जानकार उनके इस कथन पर जो सवाल उठा रहे हैं, उनमें से किसी का भी जवाब ओली के पास शायद ही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सुना आपने ओली ने क्या कहा, और आपने ये भी सुना कि उसके खिलाफ भारत में कैसी प्रतिक्रिया हो रही है। हम क्षमा चाहते हैं कि किसी तकनीकी वजह से हम आपको ओली के बयान का हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद नहीं दिखा सके, लेकिन जो उन्होंने कहा था उसका सीधा सीधा सा मतलब यही था कि भगवान राम मूलतः नेपाल के थे, उनके भारतीय होने की बात कहा जाना गलत है। अयोध्या नेपाल में ही थी, भारत में जिस अयोध्या के होने की बात की जाती है वो असली नहीं है। ओली ने एक अपना दांव चलने की कोशिश की और अभी तक जो नज़र आ रहा है उसमें लग रहा है कि वो खुद मुश्किल में पड़ते चले जा रहे हैं। इस बयान पर उन्हें सफाई भी देनी पड़ी है। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने भी उनसे कहा है कि वो अपनी बातचीत में संयम बरतें ताकि भारत के साथ रिश्ते और ख़राब न होने पाएँ। ये टाइमिंग बड़ी अजीब सी है इन चीज़ों की, क्योंकि ओली ने बात ऐसे समय कही है जब सीमा पार से नेपाल भी लगातार भारत के विरोध में गतिविधियां संचालित कर रहा है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाल की सीमा से आए कुछ पुलिस वालों ने एक भारतीय को गोली मारकर जान ले ली थी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव है। हालांकि बहुत अच्छी बात यह है कि भारत में रह रहे नेपालियों और नेपाल में रह रहे भारतीयों के व्यवहार पर या उनके साथ वहाँ होने वाले ट्रीटमेंट पर इस घटनाक्रम का कोई विपरीत असर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ओली ने जो बात कही है उसे नज़रअंदाज आसानी से नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस मसले पर हम बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट प्रभु पटेरिया जी से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी रत्नाकर जी। प्रभु जी, नेपाल की वामपंथी सरकार के चीन के बहुत ही मुरीद माने जाने वाले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी आपने सुना, और आपने ये भी सुना कि किस तरीके से लोगों ने उनके इस कथन को रिएक्ट किया है। खुद नेपाल में भी कई लोग उनके इस कथन का विरोध कर रहे हैं। और प्रभु जी, सबसे ख़ास बात ये अभी तक नज़र आ रही है कि नेपाल में व्यापक तौर पे तो दूर, मतलब एक ठीक ठाक स्तर पर भी ओली के इस बयान को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि ओली ने इस तरीके की बेतुकी बात कही है? देखिए रत्नाकर जी, ओली का जो प्रादुर्भाव है वो आप याद कीजिए कि जब पहली बार आए थे, तो जब नेपाल में राजवंश खत्म हुआ, जब नेपाल का संविधान बदला, वो जो हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, उसके बाद जो सरकार आई तो वो ओली आए थे सरकार लेकर कम्युनिस्ट पार्टी से। पहली बार नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। वो जब सरकार चला ही रहे थे तो एक विवाद खड़ा हो गया था मधेसियों का। मधेसियों के विवाद में भारत ने मधेसियों का पक्ष लिया। भारत से जो नेपाल में जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए, वहाँ सामान जो जाता था वो तमाम चीज़ें बंद कर दी गई। इससे नेपाल में एक विरोध, भारत विरोधी लहर पहली बार दिखाई दी नेपाल में। इसके पहले नेपाल को भारत का हिस्सा माना जाता था, क्योंकि यदि हम भारतवर्ष की जो अखंड भारतवर्ष की जो कल्पना है उस पर जाएं तो नेपाल भी भारतवर्ष का ही हिस्सा था। और जनकपुर जो है, जिसकी बात वो अभी ओली भी कर रहे थे जनकपुर की, तो जनकपुर मिथिला की राजधानी थी और मिथिलांचल जो है बिहार का हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा बिहार में है। और यदि हम और उसको बड़े रूप में देखें, मिथिला का जो पुराना स्वरूप है विदर्भ, तो विदर्भ और भारत के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था। और यदि हम इसको और आगे तक जाएं, चाणक्य काल तक जाएं, तो जो महापदम नंद हैं, जो मगध के राजा थे, उनने मिथिलांचल को जीत लिया था और अपने में समाहित कर लिया था। जनकपुर भी फिर उस दौर में मगध राज्य का हिस्सा था। तो ऐसे वो चूँकि भारत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, भारत का ही हिस्सा रहा है किसी ज़माने में। अब वो कालांतर में वो नेपाल एक अलग राष्ट्र हो गया, वहाँ की राजशाही थी, वो शुद्ध हिंदू राजा थे, भगवान की तरह वो पूजे जाते थे, राम का अवतार उनको माना जाता था और वो बाकायदा अयोध्या आकर पूजा पाठ भी करते रहे। तो अब यदि ओली को वहाँ पर स्थापित होना है, जो भारत विरोधी लहर जिस दम पर वो दोबारा सत्ता में आए थे, अब चूंकि फिर एक चुनाव करीब है, वो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, तो स्वाभाविक तौर पर चीन का साथ उनको मिल रहा है। और दूसरा, उनको भारत विरोधी लहर पर फिर सवार होना है, क्योंकि आगे चुनाव में जाना है, तभी वो वहाँ पर नेपाल में फिर से सत्ता में आ सकते हैं। उसके बिना उनका वहाँ पर वजूद नहीं। तो देखिए रत्नाकर जी, क्या उन्हें लगातार कदम उठाए। जब गलवान घाटी का मामला चल रहा है चीन को लेकर भारत का, उस दौर में उनने भारत के कुछ हिस्से को अपना एक नक्शा जारी करके भारत के काला पानी और वगैरह कुछ हिस्से को अपने में शामिल कर लिया।
जैसा अभी आपने बताया, बहराइच में ही उनने नेपाली सैनिकों ने पहली बार मारपीट की, एक की जान चली गई। नेपाल से भारत के संबंधों को लेकर खटास बुरी तरह से आनी शुरू हो गई। नेपाल लगातार एक जो चीन का एक कॉन्सेप्ट है कि एक टेरिटरी वन रोड वाला, उस कॉन्सेप्ट का वो सपोर्ट कर रहा है। भारत उसका विरोध कर रहा है क्योंकि उससे भारत की सीमाएं प्रभावित होंगी। चीन की सेना बहुत तेज़ी से भारत तक आ सकती है। तो ये तमाम जो नेपाल जो कदम उठा रहा है वो कहीं ना कहीं चीन को खुश रखने के लिए कदम उठा रहा है। ओली भारत विरोधी लहर एक नेपाली लोगों में जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर वो प्रयास कर रहे हैं। और राम पर जो उनका जो दावा है वो भी उसी का एक हिस्सा है। चूँकि सीता जनकपुर की थी, जानकी कहा जाता था उनको, वो स्वाभाविक तौर पर स्थापित सत्य है कि जनकपुर की थी। वो चाहते हैं राम जो एक आस्था का प्रतीक है नेपाली लोगों का, बहुसंख्यक नेपालियों का, वो भी उनकी तरफ चला जाए। उसको लेकर एक विवाद खड़ा हो, उसको लेकर भारत में, जैसा अभी आप भी कह रहे थे, भारत के लोग विरोध जताएं, जिस तरीके का प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं, तो उसका एक फायदा ये होगा कि नेपाली जो जनता है वो अपनी सरकार के प्रति या ओली और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति ज़्यादा आसक्त होगी। उसका फायदा उनको आगे जाकर मिल सकता है। लेकिन ये दांव उनका थोड़ा सा असफल हो गया क्योंकि सारे प्रमाण जो हैं अयोध्या को लेकर, राम को लेकर कि सरयू के किनारे राम भगवान का जन्म हुआ था, जिस तरीके से नेपाली रामायण में भी उल्लेख है, उसमें भी सरयू का उल्लेख है कि राम की नगरी अयोध्या सरयू के किनारे पर स्थित थी। तो उसको क्या सरयू, अब वो हो सकता है आगे कुछ दिनों बाद कहें कि कोई और नदी है वो सरयू उसको घोषित कर दें। तो चूँकि उनको चुनाव जीतना है, उनके जो अपने लाभ शुभ हैं, उनको चीन से आर्थिक मदद चाहिए लगातार अपनी सरकार चलाने के लिए, उस तमाम जो उनकी मजबूरियाँ, उसके तहत वो ये दांव चल रहे हैं। प्रभु जी, एक आपने बहुत अच्छी बात की तरफ हमारा ध्यान दिलाया कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र की बजाय धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। ये जो एक चीज़ है और ये जो मौजूदा घटनाक्रम है, इसको लेकर भी मुझे लगता है एक सवाल ये बनता है कि धर्मनिरपेक्षता के जो हमने कई मामले देखे हैं और बहुत ही पवित्र कंसेप्ट है, ये बहुत ही महान कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है पिछले लगातार कई समय से? और दुर्भाग्यवश भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू धर्म के ही किसी प्रतीक, किसी महापुरुष या किसी मान्यता को निशाना बनाया जाता है। देखिए रत्नाकर जी, धर्मनिरपेक्षता का सीधा सीधा मतलब है, उसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, अल्पसंख्यकवाद। अब जब किसी को अल्पसंख्यक कहते हैं या अपने परिवार का कोई बच्चा कमज़ोर है, शारीरिक तौर पर कोई अशक्त है, तो उसके प्रति माँ बाप का, परिवार के बाकी लोगों का ज़्यादा ध्यान होगा, वो ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसकी जो परेशानियाँ उसको ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा सुविधाएं उसके लिए जुटाएंगे। बनिस्बत की जो सामान्य बच्चा है उसको देखें। तो लगभग वही स्थिति है अल्पसंख्यकवाद की कि ये उम्मीद की जाती है कि बहुसंख्यक जो हैं वो अल्पसंख्यकों का हित देखेंगे, उनकी हर चीज़ों को समझेंगे, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी सरकारी स्तर पर भी, और वहीं से ये फ्रैक्शन शुरू होता है। यदि धर्मनिरपेक्ष है तो सभी के प्रति सरकार को धर्मनिरपेक्ष ही होना चाहिए, फिर वो किसी एक धर्म विशेष के लिए वो सुविधा दे और दूसरे धर्म को वो ना दे। ये तमाम जो नीतियां हैं, ये नीतियां नहीं होनी चाहिए। एक समान नीति हो तो शायद उस स्थिति में ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी तुलना में तो पाकिस्तान जैसा कर देना चाहिए किसी भी देश को कि पाकिस्तान में जो अपनी नीति है वो अपनाए, कि वहाँ देखिए उनकी सरकार ने यदि मंदिर बनाने का निर्णय लिया तो वहाँ के जो कट्टरपंथी है वो उसके खिलाफ खड़े होगा, सरकार को अपने निर्णय से पीछे हटना पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम तरीके हैं। तो सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि संविधान सम्मत जो प्रक्रिया है, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल पवित्र भावना है, ये होना चाहिए। उसका पालन यदि है तो उसको वास्तव में धर्मनिरपेक्ष के ढंग से हो, तमाम सुविधाएं आप दीजिए, लेकिन किसी धर्म विशेष को एक तरजीह न दी जाए कि जिससे दूसरे वर्ग नाराज हो। ये स्थितियां ऐसे बिगड़ती दिखाई देती हैं। और इसमें प्रभु जी एक हम जो और बड़ा विचित्र सा फैक्टर देख रहे हैं, हालांकि हमारा एक्यूजेशन नहीं, आरोप नहीं है, लेकिन एक ये फैक्ट है कि जहाँ जहाँ इस तरीके की घटनाएं होती हैं धर्मनिरपेक्षता की आड़ में, उन्हें करने वाले या उन्हें समर्थन देने वाले या उन्हें प्रश्रय देने वाले अक्सर वामपंथी विचारधारा के ही लोग होते हैं। ये क्या अजीब सा गणित है, या कोई एक मानसिकता है, या कोई बहुत ही सोचा समझा गेम है जिसे कई लोगों के जरिए मिलकर आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है? रत्नाकर जी, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रादुर्भाव जो हुआ वो किसी भी धर्म को, किसी भी सत्ता को ना मानने का था। वो मजदूर वर्ग की आवाज़ को लेकर आए थे कि
एक समान कानून हो जिसमें किसी की कोई संपत्ति ना हो, सबका बराबर बंटवारा किया जाए, एक समानता का सिद्धांत जो लेकर आज, जैसे हम कहें कि आज दीनदयाल उपाध्याय का जो है अंत्योदय का नारा है या कांग्रेस का गरीब का नारा है, उस तरीके का एक उनका अपने एक कॉन्सेप्ट था जिसको लेकर आए थे कि समानता के सिद्धांत को लेकर। लेकिन वो जब सत्ता में आए तो शायद वो चीज़ें बदल गई हैं उनकी तमाम जगह। तो आप देखिए कि रूस से कम्युनिस्ट शासन ही खत्म हो गया, अब केवल चीन में बचा हुआ है, वहाँ पर भी खासा विरोध हो रहा है। तो चीन के कम्युनिस्ट शासन की जो परेशानियाँ वो तो अपनी जगह हैं, भारत जैसे देश में ये कम्युनिस्ट पार्टी अपना प्रभाव भी धीरे धीरे खोती जा रही है। उसको यदि अपना वजूद बनाना है तो उसको केवल और केवल धार्मिकता पर चोट करनी होगी। लोगों के धर्म की भावना को ख़त्म करके ही वो अपने आप को वजूद को साबित कर पाएंगे। प्रभु जी, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल था, और वो ये कि जो हमारा प्रोग्राम असंख्य दर्शक देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सभी के मन में ओली के कथन को लेकर किसी न किसी प्रकार का रिएक्शन आ रहा होगा। और जो स्थितियाँ दिख रही हैं उससे लगता है कि काफ़ी संख्या में हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो ओली के इस कथन से भीतर ही भीतर उबल रहे होंगे, गुस्सा महसूस कर रहे होंगे, उनमें से कुछ ने गुस्सा दिखाना भी शुरू कर दिया है। हम आपसी बातचीत के ज़रिए हमारे दर्शकों को इस मामले में हमें क्या सलाह देनी चाहिए कि उन्हें अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वरूप इस मसले पर कैसे सकारात्मक लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से रखना चाहिए कि उनकी बात तक कन्वे हो जाए, लेकिन वो सकारात्मक प्रतिक्रिया रहे और उसका कोई ऐसा असर ना हो जैसा ओली चाह रहे हैं। क्या होना चाहिए ये? देखिए रत्नाकर जी, समाज में कोई कहना नहीं चाहिए, चूँकि हम किसी देश के राष्ट्र प्रमुख की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मंदबुद्धि है, कोई कुछ बात कर देता है, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं लोग। तो उस तरीके से यदि ओली ऐसा कह रहे हैं कि सबको पता है कि जो स्थापित सत्य नहीं है वो चीज़ें वो फ्लोर पर ला रहे हैं, तो उसको नेगलेक्ट कर देना चाहिए। उनको जितना आप तवज्जो देंगे उतना ही वो फिर नया बयान देंगे, उतना ही इसके समर्थन में कुछ लोग खड़े होंगे, कुछ उसके विरोध में खड़े होंगे। तो ऐसे मामलों पर प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं समाज को। और खासकर भारत और नेपाल के संबंध यदि देखें, जैसा पैकेज में भी आपने बताया और आपने भी कहा कि जो नेपाली मूल के बहुत सारे लोग हैं वो भारत में रहते हैं, भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं वो नेपाल में रहते हैं। दोनों देशों का आपस में बड़ा घनिष्ठ नाता है। हम पशुपतिनाथ मंदिर की पूजा करने नेपाल जाते हैं क्योंकि वो मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक वहाँ है। वहाँ के लोग राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं, वो पूजा राम की करते हैं। दिवाली वो मनाते हैं, दिवाली हम मनाते हैं। दशहरा वो मनाते हैं, दशहरा हम मनाते हैं। होली वो मनाते हैं, होली हम मनाते हैं। दोनों की संस्कृतियाँ एक हैं, सीमाएँ बदल गई हैं राष्ट्र की। तो जब हमारे इतने वर्षों का सदियों के संबंध हैं आपस के, तो उसको देखना चाहिए। और किसी एक व्यक्ति के कहने पर उससे कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यदि 3 गांव उनने ले लिए हैं, उसको लेकर हम गठान बांध लें कि अब वो हमारा राम को भी छीन लेंगे, तो राम को कोई किसी के धर्म को, कोई किसी की आस्था को नहीं छीन सकता, चाहे राम की बात हो या किसी और धार्मिक आस्था की बात हो। आस्था सबकी अपनी होती है, जहाँ पर उसकी श्रद्धा है वो वहाँ जाएगा। यदि ओली को श्रद्धा है तो वहाँ पर जहाँ जिस गाँव में कह रहे हैं वहाँ पर राम के अवशेष खोज लें, वहाँ पर प्रमाण खोज लें, वो स्थापित करें उस चीज़ को कि वाकई में वो जगह है वहाँ पर। लेकिन वो ऐसा साबित कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं फैक्ट वहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें उनको भी अपने बयान में संभलना चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष हैं किसी देश के, उनको भी बयान संभल कर देना चाहिए। और उस पर किसी भी नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देने का जो काम है जनता का, वो बहुत सोचा समझा होना चाहिए। हमको एकदम भावनाओं में तुरंत बहकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि राजनेता हो या कोई भी व्यक्ति ऐसे हों जो बयान देते हैं, वो अपने लाभ शुभ को ध्यान में रखकर बयान देते हैं। जी प्रभु जी, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही बात कही वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभु पटेरिया जी ने कि वास्तव में इस किस्म की बयानबाजी को जो सिरे से फिजूल नज़र आती है, जो सिरे से बेसिर पैर की बात नज़र आती है, उसे नज़रअंदाज करने में ही समझदारी है। शांति के लिहाज से, दो देशों के बीच ताल्लुकात के लिहाज से और दोनों देशों के इधर उधर रह रहे नागरिकों के सुख चैन के लिहाज से ज़रूरी यही है कि केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने कहा है कि भगवान राम मूलतः नेपाल के थे, अयोध्या मूलतः नेपाल की थी, उनकी इस किस्म की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस पर रिएक्ट करेंगे, यदि इस पर हम कोई एक उग्र प्रतिक्रिया देंगे तो हम वही करेंगे, हम ओली को वही थाली में परोस कर देंगे जो वो चाह रहे हैं, जिसके ज़रिए वो नेपाल की हुकूमत में अपना और वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कंटिन्यूटी वहाँ पर दर्ज कराना चाहते हैं। खैर, भारत की ज़मीन हड़पने की लगातार चालें चलता चीन, सीमा पर से आतंक फैलाने की फिराक में हमेशा रहने वाला पाकिस्तान और अब करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते नेपाल के प्रधानमंत्री, क्या ये कोई जहरीला त्रिकोण है
जो भारत के खिलाफ हर संभव बुरी कोशिशें कर रहा है। ओली का चीन के लिए माई बाप वाला भाव है। यही हालत पूरी दुनिया में तेज़ी से अकेले पड़ते चीन की है। मज़े की बात यह कि नेपाल और पाकिस्तान के सरपरस्त चीन को भारत ने ही उसकी हद में रहने पर मजबूर कर दिया है। इसके चलते देश की सीमा पर तो शांति हो गई, लेकिन ओली ने शालीनता की सीमा रेखा का उल्लंघन कर एक नए विवाद को जन्म देने की बचकाना कोशिश कर दी है। ये प्रयास उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि नेपाल प्रधानमंत्री उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर ये सब कह गए हैं जिन राम के भारतीय होने और भारत में ही बसी अयोध्या का होने की बात पर नेपाल के भी लोग पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करते हैं। ओली का अपना एक हिडन एजेंडा है। उन्होंने राजनीति में धर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी सियासी चाल के लिए उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जो करोड़ों अरबों लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक हैं। ओली की ये चाल फिलहाल कामयाब होते नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी इस बात को तो सवाल उठता है कि क्यों कर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए कोई भी कोशिश कर ली जाए, बल्कि इसको षड्यंत्र कहा जाए तो भी शायद यह गलत नहीं होगा। ओली ने कोशिश की है, उस कोशिश के पीछे षड्यंत्र छुपा हुआ दिखता है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने पहले आपसे कहा, इसके लिए हमारी प्रतिक्रिया शांत होनी चाहिए। इसके लिए हमें कोई उग्र या हिंसक प्रतिक्रिया का सहारा नहीं लेना चाहिए। यही दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा हितकारी कदम होगा। तो आज की बात यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। फिर अगले कार्यक्रम में किसी और विषय पर आपसे चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। गज की हो दैहिक दूरी, हाथ जोड़ कर करें प्रणाम, मास्क लगा कर बंद करें हम नाक और मुंह जैसे द्वार। नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। आपसी कलह के कारण सत्ता गंवाने के बाद उपचुनाव में सत्ता वापसी की उम्मीदें संजोए बैठी कांग्रेस के सामने फिर नया संकट पैदा हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे की बगावत के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल में वैसे ही साफ हो गई है। चुनाव में विंध्य ने उसे बख्शा नहीं था और अब बुंदेलखंड में पार्टी खंड खंड होने की कगार पर पहुंच गई है। बड़ा मरेरा विधायक प्रद्युम्न लोधी के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के ही 2 विधायक इसी कतार में हैं, जिन्हें मनाने का दावा कांग्रेसी कुनबे ने किया है। लेकिन 3 और विधायक भी इस रेस में शामिल हैं। इस बीच पुत्र मोह के कारण अपनों के निशाने पर आए दिग्विजय सिंह ने युवा नेताओं को जो सीख दी है, उसका उनकी ही पार्टी में मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस भतीजे को निपटाया, उसके पिता को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह याद कर रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टी के वर्तमान से ज़्यादा पड़ोसी राजस्थान की चिंता है। दिग्विजय सिंह ने अपने मित्र और सहयोगी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और स्वर्गीय राजेश पायलट को याद करते हुए कहा, उन दोनों ने पार्टी और देश के लिए इतना योगदान दिया। उनके बेटों ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश और सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस ने बहुत सम्मान दिया। बेहद कम उम्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया। अब वे ही उस दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं जिससे वे हार चुके हैं। मुझे इस बात का दुख है कि जिन नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वैसे ही
उनका सम्मान रहा और उन्होंने उसी पार्टी में शामिल होना ठीक समझा जिस पार्टी ने उन्हें हराया, यानी कि दुश्मन के साथ हारने के बाद दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। हमें ऐसी उम्मीद ज्योतिरादित्य से नहीं थी। वही हालत सचिन पायलट जी की है। अभी उनकी उम्र ही क्या, 37-38 साल के हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो। कितने ऐसे लोग हैं जो कि इतनी जल्दी तेजी से राजनीतिक पायदान पर आप ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, ये कांग्रेस पार्टी की अनुशासन और जो नीतियां हैं उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। मुझे इसके बात का दुख है। इन नौजवानों को सब्र नहीं है। राजनीति में सब्र होना चाहिए और सब्र होने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को। मध्य प्रदेश में 22 विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। ग्वालियर चंबल के बाद बुंदेलखंड इलाके में भी बीजेपी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है। अभी तक बुंदेलखंड से बीजेपी 2 विधायकों को कांग्रेस से तोड़ चुकी है। अब खबर है कि बुंदेलखंड इलाके के ही 4 और विधायकों पर बीजेपी डोरे डाल रही है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक्टिव होने से कांग्रेस की टेंशन और बढ़ गई है। इसके अलावा एक महाकौशल क्षेत्र के विधायक पर भी बीजेपी की नज़र है। नेताओं के दावों पर यकीन करें तो उनके अनुसार वैसे इन विधायकों की संख्या 5 से 10 तक हो सकती है। इन चर्चाओं के बीच कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। जिन विधायकों के नामों की चर्चा है उनसे मेल मिलाप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है तो कांग्रेस अब अपने ही विधायकों को बचाने में जुट गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य प्रदेश दौरे से एक दिन पहले कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हो गए। प्रद्युम्न सिंह लोधी के भाई राहुल सिंह के बारे में ये चर्चा है कि वो भी बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया है। खबर है कि बुंदेलखंड इलाके के और विधायकों को भोपाल तलब किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी के नेता एक ही बयान दोहराते नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने अपना कुनबा तो बहुत जोरदार तरीके से संभाला, पूरी कांग्रेस पार्टी में संभाला और अपने कुनबे के वारिस को पूरी कांग्रेस की विरासत देने के लिए तैयारी भी पूरी की, लोगों को निपटाने की, लोगों को बाहर करने की। और हालत ये है कि कांग्रेस में लगातार खंडन विखंडन का दौर जारी है। और सलाह किसको दे रहे हैं श्रीमान जी? भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, लगातार परिवार बढ़ रहा है। लोग भाजपा की रीति नीति और नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। सब एक हैं, नेक भाव से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुनबा केवल संभाल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी और अपने कुनबा के वारिस को कांग्रेस की विरासत सौंपने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी अब कितना भी प्रयास कर ले, उनको अब कोई ना विधायक मिलेगा ना कांग्रेस का साथी मिलेगा। सारे षड्यंत्र अब उनके फेल। आज राजस्थान फेल हुआ है और अब मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जनता उनके षड्यंत्र का जवाब देगी। कांग्रेस का कोई भी विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाएगा ना भारतीय जनता पार्टी से संपर्क रखेगा। ये भरोसा है मुझे, मेरे पार्टी के साथियों पर, कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर। सभी लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर पुनः कांग्रेस की सरकार लाने के लिए वचनबद्ध हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो सुना आपने भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ताओं के अलग अलग दावे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद ग्वालियर चंबल में लगभग कांग्रेस साफ हो गई है। अब उस इलाके में पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता ग्वालियर में ही कैंप करने वाले थे। एक विधायक को तोड़कर बीजेपी ने फिलहाल कांग्रेस को दूसरी चीज़ों में उलझा दिया है। इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ज़रा उनको भी सुन लेते हैं।
जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने, एक युवा राजनेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी छोड़कर जानी पड़ी, तो जो पार्टी की बड़ी ताकत थे मध्य प्रदेश में, एक चेहरा थे, जो चेहरा यदि इस तरह से अपमानित हुआ पार्टी में और छोड़कर जाना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ स्थितियाँ बेहद गंभीर है। सवाल जो है, बहुत सारी बातें विधायकों के मन में, जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और जो एक बड़ा चुंबकीय कारण है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, जब वो जा सकते हैं, दल बदल कर सकते हैं, तो किसी के लिए भी ये असंभव नहीं है। और ये जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कह रही है कि सचिन पायलट को ये दे दिया और इस उम्र में सिंधिया को ये दे दिया, जो है आप ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या नहीं दिया, किस उम्र में दिया पार्टी ने, ऐसे बहुत सारे नेता होंगे, लेकिन ये कोई तर्क नहीं होता कि आप युवा नेतृत्व को इस आधार पर नकार दें कि हमने इतने कम समय में आपको जो है ये जिम्मेदारियां दे दी। आप जो जिस चीज़ के लिए डिजर्व करता है युवा, उसके लिए आपको देना पड़ेगी। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार पीढ़ियों का परिवर्तन हो रहा है। आप बी.डी. शर्मा को हमें देख सकते हैं कि नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में क्या, आप 74 साल के कमलनाथ देखेंगे, दिग्विजय सिंह देखेंगे, जितने भी आप लोग देखेंगे, मोतीलाल वोरा को देखिए दिल्ली की राजनीति में, अहमद पटेल को कितने साल हो गए, आपको दिखता है कोई नए चेहरे के नाम पर एक रणदीप सुरजेवाला सामने नजर आते हैं, जो हरियाणा में चुनाव हार जाते हैं। तो किस तरह के लोगों के हाथ में कांग्रेस है? क्या ऐसी कांग्रेस में लोग रहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोग रहना नहीं चाहते। ये जिस तरह के घटनाक्रम हम देख रहे हैं, प्रद्युमन लोधी के बाद जो है सामने आया, और भी बहुत से विधायक पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में लोग नहीं आना चाहते। उसका कारण ये है कि वहाँ नेतृत्व का संकट है। बीजेपी ने कांग्रेस को दो तरह के युद्ध में उलझा रखा है। एक मैदानी युद्ध है और दूसरा मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मनोवैज्ञानिक युद्ध के मायने ये हैं कि जिस हिसाब से बीजेपी ने सरकार बनाने के बाद जो 22 विधायकों का बड़ा दलबदल हुआ था, उसके बाद बीजेपी बहुत कंफर्ट जोन में थी और वो चाहते तो रुक सकते थे, ठहर सकते थे, क्योंकि उन्हें 24 उपचुनाव में से सिर्फ 9 जीतना था, जो उनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत आसान काम था। और चूंकि सरकार में भी है तो ये काम और ज़्यादा आसान हो जाता है चुनाव जीतने का। लेकिन उसके बाद अभी 2 दिन पहले जो एक लोधी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, बड़ा मल्हारा के विधायक, 25वां दलबदल जो हुआ, तो वो बीजेपी इसके बहाने ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस के ही विधायकों का, कांग्रेस के ही नेताओं का अपनी पार्टी में विश्वास बुरी तरह खंडित हो गया है। और आगे भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत से विधायक अभी बीजेपी के मुहाने पे हैं, बीजेपी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो इसका सीधा सा असर कांग्रेस के मनोबल पे पड़ेगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल पे पड़ेगा, जो उपचुनाव में बहुत काम आएगा बीजेपी के लिए। और जिस हिसाब से बीजेपी लगातार इस प्रयोजन में लगी है कांग्रेस को कमज़ोर करने के, तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों युद्ध फिलहाल जीतने में काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई है। मैदान में अभी कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं बचा है, कोई टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है कांग्रेस को कि इन 25 उपचुनाव में हमें जाना कैसे है। खासतौर से चंबल ग्वालियर संभाग में तो जो उनके उम्मीदवार हुआ करते थे, वो सारे के सारे अभी बीजेपी में है, और उनके पास सारा सिंधिया जी का कोटा होता था और सिंधिया जी खुद ही बीजेपी में आ गए। तो वहाँ उनको नए सिरे से पूरा नेटवर्क अपना खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि नाम कमलनाथ के बहुत ज़्यादा फॉलोअर है ना, दिग्विजय सिंह के हैं सारा। तो बड़ा मुश्किल परिस्थिति में बीजेपी ने बहुत ही माइंड गेम खेल के और कांग्रेस को डाल दिया है, और इसके लिए उन्हें अगर वापस लड़ाई में लौटना है तो बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव की कमान को संभाल लिया है। वहीं कांग्रेस अभी भी रणनीति बनाने में ही जुटी है। खेमे के अंदर हड़कंप से कांग्रेस के नेता शांत हैं, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं विधायकों की तोड़ने की बात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह पहले भी इस तरह की बात करते रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस ही पहले खुनबा संभालेंगी या कमल दल से भिड़ेगी, या फिर ये देखना होगा कि दिग्विजय के बोल वचनों को उनकी ही पार्टी कितनी गंभीरता से लेगी। आइए अब इस मसले पर बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रभु पटेरिया जी से। प्रभु जी, स्वागत है आपका। जी रत्नाकर जी। दिग्विजय सिंह को हमने सुना, एक बड़ी उन्होंने मार्के की बात कही कि मैं उसको 2 तरीके से देखता हूं और उस पर आपका नज़रिया भी जानना चाहूँगा।
दिग्विजय सिंह ने पहली बात कही कि कांग्रेस के युवा नेताओं में जिक्र किया उन्होंने सचिन पायलट का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और कहा कि इनके अंदर सब्र नहीं है। दिग्विजय सिंह ये बात तो कह सकते हैं, 10 साल तक उन्होंने भी सब्र रखा मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद में। ये बात अलग है कि उस 10 साल में उनको इस सब्र के बहुत सारे मीठे फल मिले और इवेंचुअली ये हुआ कि उनके बेटे राज्य की राजनीति में अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन प्रभु जी, ये कथन कह के क्या दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को डिफेंड करने की कोशिश की है? ये कहा जा रहा था, बीजेपी लगातार कह रही है और कांग्रेस के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि राहुल गांधी यंग लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ऐसे में युवा नेताओं को बेसब्रा कहकर दिग्विजय सिंह ने क्या ये संदेश देने की कोशिश नहीं की कि राहुल गांधी को इस चीज़ से अलग रखा जाए, इस आरोप से? अब बिल्कुल रत्नाकर जी, सही सवाल आपने उठाया है कि जिस तरीके का सवाल दिग्विजय सिंह ने खड़ा किया, जो बातें वो कह रहे हैं कि युवाओं को सब्र करना चाहिए, तो फिर राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बना दिया था? जबकि पार्टी के नेता ही उनको लेकर सवाल उठाते रहे हैं, उनकी क्षमताओं को लेकर, तो फिर उनको भी उसी पाठशाला में डाल के रखना चाहिए था कि आप वेटिंग लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें लंबे समय तक, और जब वो राहुल गांधी 70 साल की उम्र में पहुंच जाए तब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए था। लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह दोहरी बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कुछ छुपाते हैं, कुछ बोलते हैं। दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि माधवराव सिंधिया को पार्टी ने बहुत दिया, माधवराव सिंधिया ने भी बहुत समर्पण से पार्टी के लिए काम किया, लेकिन वही माधवराव सिंधिया पार्टी को छोड़कर भी चले गए थे। अर्जुन सिंह जी, जिनको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह जी के गुरु माने जाते हैं, वो भी एक वक्त ऐसा आया कि वो भी पार्टी को छोड़कर चले गए थे अपने निजी फायदे के लिए, निजी मुद्दों को लेकर। वही काम माधवराव सिंधिया ने किया था। तो राजनीति में ये चीज़ें हैं, या एक जगह ऐसा आता है कि आपको अपना आत्मसम्मान, आपको अपना जमीर गवारा नहीं करता और आप अपना एक नया स्टैंड लेते हैं, और यदि आप सफल हो गए तो आप मीर हैं, और सफल नहीं हुए वापस लौटकर आप घर को आ जाते हैं, उसी दल में समाहित हो जाते हैं। अब बात दिग्विजय सिंह जो सलाह दे रहे हैं उसकी करें तो दिग्विजय सिंह को किस उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था? वो तब 40 से ही कम थे। दिग्विजय सिंह ने 10 साल मुख्यमंत्री पद को भोगा, तब वो किस उम्र में थे? तब वो 50 से कम थे। तो दिग्विजय सिंह ने खुद कम उम्र में सारी चीज़ें हासिल की हैं, और जब अभी कमलनाथ सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, तो वो दिग्विजय सिंह का ही फार्मूला था कि पहली बार के जो विधायक हैं, जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं, उनको सब सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, जबकि कैबिनेट की एक हायरार्की है। कैबिनेट मंत्री होगा, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होगा जो थोड़ा कम अनुभवी है उसको, और जो बिल्कुल जीरो है उसको जो है राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाने का प्रावधान है कि उसको सीखने का पहले समय दिया जाए। आज छत्तीसगढ़ का उदाहरण सामने है। कल छत्तीसगढ़ ने, वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, उन्हें संसदीय सचिव बनाए हैं क्या कि वो सीख सके मंत्रियों के साथ जुड़कर। तो जो सीखने की परंपरा है वो तो आपने शुरू नहीं की, वो शुरू नहीं करने दी। अपने बेटे की बारी आई, अपने भतीजे की बारी आई, या दूसरों की बारी आई, करीबियों की, तो आपने कहा एक झटके में कैबिनेट मंत्री बना दीजिए। वो कई सीढ़ियाँ लांघ कर बिल्कुल कमलनाथ के बराबरी में आकर खड़े हो गए। बाकी कैबिनेट मंत्रियों के जो सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, सज्जन सिंह वर्मा हो या और कोई गोविंद सिंह हो, उनके बराबरी पे यदि आप तोलें तो जयवर्धन सिंह का कद आज दिखाई देता है। तो ये क्या है? आप नेताओं को, राजनीतिक दल के जो नेता हैं, खासकर ऐसे मार्गदर्शक दिग्विजय सिंह जैसे, उनको ये सोचना चाहिए कि वो जो सलाह दे रहे हैं उस पर वो खुद अमल कर रहे हैं क्या, उनका परिवार अमल कर रहा है क्या, वो सलाह कितनी जायज़ है। जब पूरी दुनिया युवाओं के दिशा में बढ़ रही है, अमेरिका में बराक ओबामा जो है 50 साल से कम उम्र में राष्ट्रपति बन गए थे। न्यूजीलैंड की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो 35 साल से कम उम्र की है। पूरी दुनिया में जो क्रांतिकारी कदम या क्रांतिकारी काम जो हो रहे हैं, जो भी राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, राष्ट्र प्रमुख कर रहे हैं, तो वो जो कम उम्र के लोग ही कर रहे हैं। ग्लोबल चेंज आ रहा है सब जगह, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, युवाओं को अवसर देना चाहिए। और जहाँ तक इनकी सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, तो ये जब कांग्रेस ने पद दिया था या जब सांसद बनाया था, तो सिंधिया ने मांगा नहीं था। कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए उनका जो परिवार का या उनके पिताजी की जिस तरीके से निधन हुआ उसका उपयोग करने के लिए, उस सीट को बचाने के लिए इनको वो सांसद का चुनाव लड़ाया था। उसके बाद इनको लगातार आगे बढ़ाती रही। किसके लिए बढ़ाती रही? अपने फायदे के लिए। आज जब वो अनुभवी हो गए हैं, अनुभवी हैं, यदि वो 2, 3, 4 बार के सांसद हैं, 2 बार के केंद्रीय मंत्री हैं, वो 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, यदि हम बात करें सचिन पायलट की, तो और पायलट के दम पर ही वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, ऐसा कांग्रेस के लोग ही दावा करते हैं कि उसकी असीम मेहनत उनने की तो वसुंधरा राजे की सरकार को उखाड़ने के लिए। उस परिस्थितियों में आप उस आदमी को नज़रअंदाज कर दें, उसको ये सलाह दें कि अभी आप वेट एंड वॉच की पोजीशन पे रहिए, पहले बुढ़े लोग जो हैं उनको आगे बढ़ जाने दीजिए, आपका अनुभव को
बाद में हम आपको मौका देंगे, तो ये संभव नहीं है आज की राजनीति में। योग्यता का सम्मान होना चाहिए। यदि ये फार्मूला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए लागू है तो यही फार्मूला बाकी राज्यों के जो नेता हैं उनके लिए भी लागू होना चाहिए। प्रभु जी, जो आपने अभी बात कही उसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। सड़कों पर कई बार हम देखते हैं जो भारी वाहन जाते हैं उनके पीछे लिखा रहता है जगह मिलने पर ही साइड दी जाएगी। अब ये जो दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं और जो अभी आपने भी जो चीज़ सबके ध्यान में लाई है बड़े तथ्यात्मक तरीके से, सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ असफल साबित हुए, अशोक गहलोत अभी तो बचे हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि डगमग हिसाब किताब चल रहा है। पार्टी में कई जो ऐसे नेता हैं जिन्हें उम्र दराज होने के बावजूद जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, किसी न किसी स्तर पर वो लोग कहीं ना कहीं असफल साबित होते नज़र आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब ऐसे ऐसे हश्र आप देख रहे हैं तब भी जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। आला कमान की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो गांधी नेहरू परिवार है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा के बेटे को भी अब आगे लाने की कोशिश की जा रही, बीच में हमने देखा था। तो एक पार्टी जो आला कमान के स्तर पर एक अलग ट्रीटमेंट रख रही युवाओं के लिए, एक पार्टी जो नीचे जहाँ की वाकई ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, वहाँ वो जगह मिलने पर साइड दी जाएगी वाली पॉलिसी पर चल रही है। तो क्या कहाँ तक खींच सकेंगे इस ट्रक को वो लोग? बिल्कुल रत्नाकर जी ने हमने सही विषय पर ध्यान दिलाया है। कमलनाथ की असफलता का कारण ये है, कमलनाथ सरकार यदि गिरी है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, कमलनाथ मध्य प्रदेश के ज़मीनी नेता नहीं है। वो एक महाकौशल के नेता माने गए, वो दिल्ली के नेता माने गए, वो फ्लोर मैनेजमेंट फ्लोर के अंदर बहुत अच्छा कर सकते थे, वो फ्लोर के बाहर विधानसभा के बाहर फ्लोर मैनेजमेंट उनका मध्य प्रदेश ने देख ही लिया कैसा हुआ कि वो दावा करते रहे कि 24-25 बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं, उल्टा 22 विधायक उनके चले गए। वो दावा करते रहे कि अब उपचुनाव में हम फिर से 24 सीटें जीत कर सरकार बनाएंगे, उनके विधायकों की फिर लाइन लगी हुई है, एक चला गया। दावा बीजेपी का है कि 3-4 और आने वाले हैं, जिसको रोकने के प्रयास खुद कांग्रेस कर रही है। तो ये जरूर है कि कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि कहाँ पर अनुभव का लाभ लिया जा सकता है, कहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत उम्र दराज व्यक्ति लगातार जनता के बीच में नहीं जा सकता, वो दौरे नहीं कर सकता, उसकी शारीरिक अपनी मर्यादाएं हैं, कुछ मजबूरियां हैं, वो ज़्यादा एग्जर्शन नहीं झेल सकता है। वो वर्चुअल रैली तो कर सकता है बैठकर, वो भी अभी कमलनाथ ने शुरू नहीं की, वो फील्ड पर जाकर काम नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको युवाओं का साथ लेना ही है। वो यही कॉम्बिनेशन कांग्रेस ने, आप याद कीजिए पिछले चुनाव को याद कीजिए, यही कॉम्बिनेशन उन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने अपनाया था जहाँ पर कि उनकी सरकार बनी थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का कॉम्बिनेशन था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ लगभग हम उम्र हैं दोनों नेता, लेकिन भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का कॉम्बिनेशन था। मध्य प्रदेश में अब की बार कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कॉम्बिनेशन था। तो वो यूथ का जो एक साथ लेकर उनने जो है ज़मीन तक ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन का काम किया, वो युवा नेताओं को आगे रखकर किया। अनुभवी ने अपने अनुभव का लाभ दिया। तो ये तमाम कॉम्बिनेशन का खेल था, लेकिन आपको अनुभव को ही वरीयता देनी है तो फिर युवाओं को आगे बढ़ाया क्यों? आप कमलनाथ के ही नेतृत्व में पूरा चुनाव की कमान दे देते, सिंधिया को उनके माथे रख देते, तो शायद ये स्थितियां मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती कि सिंधिया की महत्वाकांक्षा जागती और ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती। चाहे राजस्थान की बात करें, वहाँ भी यही हुआ कि राजस्थान में सचिन पायलट की मेहनत और मलाई खाने की बारी आई, जिसको कि आजकल मलाईदार पद ही कह रहे हैं, राजनीतिक शब्द हो गया मलाई। वहाँ पर तो अशोक गहलोत को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिसको देखना होगा। पार्टी को संतुलन साधना है तो संगठन में संतुलन साधें, सरकार में संतुलन साधें, लेकिन ऐसा इतना संतुलन साधने के लिए इतने आगे ना बढ़ाएं कि आगे चलकर ऐसे क्लैश से सामने आए। तो ये राजनेताओं को देखना होगा। प्रभु जी, अभी ज़रा देर पहले मैंने ट्रक की बात की थी और अब मैं इसी से जुड़ी बात कर रहा हूँ गियर की। जिस समय कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 25 सीटों के उपचुनाव के लिए पूरी तरह गियर अप हो जाना चाहिए था, जिस समय उसके प्रचार की, जिस समय उसकी चुनावी तैयारियों की गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ते नज़र आना चाहिए था, उस समय पर पार्टी रह रहकर कई बार ऐसा लगता है कि आईसीयू में पहुंच रही है। कभी उसका बीपी ये सोचकर बढ़ जाता है कि हमारे और विधायक न टूट जाएं, कहीं उसके अंदर इस बात का डिप्रेशन क्रिएट होने लगता है कि तमाम गुटों के बीच में एका नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस उपचुनाव को लेकर जो वाकई कांग्रेस